नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कांकेर लोकसभा से सांसद भोजराज नाग इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। सांसद भोजराज नाग दुरकोंदल ब्लॉक के खुडगांव में आयोजित देव दशहरा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान भोजराज नाग ने कहा कि देव दशहरा कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला, इसके लिए आभार व्यक्त कर देव दशहरा की बधाई देता हूं। आज दुर्गुकोंदल के खुडगांव में हमारे नरेटी भाई लोगों का देव दशहरा के कार्यक्रम में हम सबको आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं देव दशहरा के लिए सभी नरेटी परिवार और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे भले भाई है, समाज के व्यक्ति है और आदिवासी के आरक्षण के लाभ। और खबर राजनांदगांव से है, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिन को लेकर बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता हुई, जहां बीजेपी पदाधिकारियों ने बताया कि 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का 73वां जन्मदिन 15 अक्टूबर को है, जिसे लेकर स्थानीय शिवनाथ वाटिका में जन्म दिवस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। वहीं डॉक्टर रमन सिंह बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात कर स्वच्छता कार्यक्रम सहित वृक्षारोपण का कार्य करेंगे। डॉक्टर रमन सिंह ने कार्यकर्ताओं से गिफ्ट नहीं लाने की अपील की। वहीं शाम को शहर के स्टेट हाई स्कूल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जिसमें बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कैलाश खैर समा बांधेंगे। इस आयोजन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। देखिए, 15 अक्टूबर वो खास तिथि है जिसमें ऐसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ जो कि बहुत दुर्लभ होते हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की राजनीति में 3 बार मुख्यमंत्री रहने का गौरव हासिल किया। सबसे पहला खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून बनाने वाला राज्य छत्तीसगढ़ बना, जिसका कानून डॉक्टर रमन सिंह ने बनाया, और उस कानून को बनाने के बाद में वो चावल वाले बाबा के नाम से पूरे देश में विख्यात हुए। और वर्तमान में राजनांदगांव के लाडले विधायक विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन होने वाले, और एक गौरव और जुड़ने जा रहा है छत्तीसगढ़ के इतिहास में। डॉक्टर रमन सिंह जी जब विधानसभा के अध्यक्ष बने, तभी विधानसभा की नई बिल्डिंग का लोकार्पण भी 1 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी के हाथों होने जा रहा है। तो ऐसे छत्तीसगढ़ के लाडले विधानसभा के अध्यक्ष और राजनांदगांव के लाडले विधायक का जन्मदिन राजनांदगांव में बड़े जोर शोर से मनाने का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिवनाथ वाटिका में 4 बजे से 6 बजे के बीच में भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर से लेकर के हमारे मंडल स्तर से लेकर के जिला स्तर से लेकर के मानपुर, मोहला, खैरागढ़, कवर्धा जो लोकसभा का हमारा जिला है, और राजनांदगांव जिला, ये संयुक्त रूप से चारों जिले के कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। लगभग 5000 के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में वो कार्यकर्ता अपने विधायक को, अपने नेता को जन्मदिन की बधाई देंगे। और उसके पश्चात हमारा स्पीकर हाउस में जो राजनांदगांव के वरिष्ठ व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, जितने और भी जनता है, उनसे मुलाकात का, उनसे बधाई का समय आरक्षित किया गया है। उनसे बधाई लेने के पश्चात छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का आगमन 7:30-8 बजे के आसपास स्पीकर हाउस में होगा। तमाम मंत्रियों का आगमन होगा, तमाम विधायकों का आगमन होगा, निगम मंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का आगमन होगा, और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और संगठन के सभी प्रमुख पदाधिकारियों का आगमन स्पीकर हाउस में होगा। वो अपना शुभकामनाएं संदेश डॉक्टर रमन सिंह जी को अर्पित करेंगे। और उसके पश्चात जो राजनांदगांव में स्टेट हाई स्कूल में आयोजन हो रहा है डॉक्टर रमन सिंह जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, जिला भारतीय जनता पार्टी एवं युवा वेलफेयर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में कैलाश खेर जी के संगीतमय प्रस्तुति जो राजनांदगांव की जनता को मिलने वाली है, वो एक यादगार पल होगा। और फिर से डॉक्टर रमन सिंह जी का जन्मदिन राजनांदगांव ही नहीं, संपूर्ण छत्तीसगढ़ के नक्शे पर एक इतिहास रचने जा रहा है। मैं सभी जनता से अपील करना चाहूंगा कि उस गौरवशाली क्षण में अपनी उपस्थिति जरूर प्रदान करें, अपने लाडले विधायक को अपना शुभकामनाएं संदेश अर्पित करें और अपने लाडले विधायक को आशीर्वाद भी प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजन है, पार्किंग की क्या व्यवस्था होगी?
मौसम देखते हुए आज आप लोगों के माध्यम से ये पार्किंग का जो प्लान बनाया गया है वो आप लोगों को हम सौंप देंगे। लगभग 7 जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है और मुझे ऐसा लगता है कि 7 जगह पार्किंग की व्यवस्था पर्याप्त है और उसमें संपूर्ण पार्किंग हो जाएगी और राजनांदगांव की ऐसे भी जनता जो है वो मदद करके चलती है, तो सब कुछ हो जाएगा। धन्यवाद। राजनांदगांव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के पावन अवसर पर विजयदशमी के अवसर पर शहर के चिखली बस्ती में भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत चिखली स्कूल से हुई। इस बीच बता दें कि जहां सैकड़ों स्वयंसेवक गणवेश में अनुशासित पंक्तियों में कदम से कदम मिलाकर निकले, ये पथ संचलन शहर के विभिन्न वार्डों से होकर गुजरा, जहां स्थानीय नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पूरे रास्ते जो है राष्ट्रभक्ति के गीतों और घोषवाक्यों से माहौल गूंजता रहा। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर राष्ट्रभक्ति के गीतों से पूरा माहौल गूंजता रहा। तमाम जो है स्वयंसेवक यहां पर पहुंचे और पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर यह पथ संचलन का आयोजन किया गया है और तमाम पूरे देश में अलग अलग जगहों पर आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, पथ संचलन का आयोजन किया गया। लोगों ने तमाम स्वयंसेवकों की पुष्प वर्षा कर उनके स्वागत किया। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा आपको बता दें कि आयोजित बोर्ड और आया की परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने गेट के सामने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए हंगामा किया। मामला दिग्विजय महाविद्यालय और कमला कॉलेज परीक्षा केंद्र का है, जहां परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। परीक्षार्थियों का आरोप है कि वे सुबह 10:30 बजे से पहले ही केंद्र पर पहुंच गए थे, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने गेट बंद कर दिया और उन्हें अंदर प्रवेश नहीं दिया गया, क्योंकि व्यापम द्वारा जारी निर्देशित मापदंडों के आधार पर परीक्षार्थियों द्वारा नियम का पालन नहीं किया गया। इस दौरान कई परीक्षार्थी रोते बिलखते दिखे। उनका कहना था कि समय पर आने के बावजूद भी बाहर से गेट बंद कर दिया गया, जो कि अनुचित है। छात्रों ने मांग की है कि या तो परीक्षा रद्द की जाए या फिर उन्हें परीक्षा हॉल में बैठने का एक और मौका दिया जाए। और वहीं इधर कॉलेज प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तैयारी तो इतना ज्यादा की नहीं थी और सोची भी नहीं थी कि मैं पेपर भी लाऊंगी करके, पर निकला वार्ड बॉय आया करके तो मन किया कि एक बार कोशिश करती हूँ मैं भी डाल के, तैयारी करने में क्या जाता है, कोशिश करने में क्या जाता है करके डाल दी। और पढ़ाई भी उतना ज्यादा नहीं की थी क्योंकि पढ़ाई भी बहुत दिनों से छूट गई थी, तो अच्छा लगा पेपर भी लाने में कि अब ऐसा लग रहा है कि मेरे को ज्यादा तैयारी करना चाहिए। आज वार्ड बॉय और वार्ड आया भर्ती परीक्षा 2025 व्यापम द्वारा आयोजित हुई और इसमें कुल अभ्यर्थी थे 4,412 और उपस्थित थे 3,204 और जिले में 13 सेंटर थे। पद का तो मुझे अंदाजा नहीं है, बाकी ये मेल और फीमेल वार्ड बॉय और आया की परीक्षा थी जिसमें फीमेल एप्लीकेशंस ज्यादा थी। क्या बात है? मैं आ गई थी सर, 10:30 को आ गई थी, पर यहाँ गेट लग गया था। हाँ। मैं विकलांग बच्चा हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। मेरा छोटा सा बच्चा है, दूध पी रहा है, वहाँ पर है मेरा बच्चा। मेरे पति पकड़े हैं, वहाँ पर है। पेपर देना है? हाँ, बोले लेट हो गया ऐसे करके बोल रहे हैं। जब मैं 4 बजे यहाँ पर आई तो गेट बंद कर दिया कि टाइम हो गया करके। 4 बजे आ चुकी थी मैं यहाँ पर और बंद कर दिया कि मतलब टाइम हो गया है, अब गेट नहीं खुलेगा करके। जाने नहीं देंगे सर, टाइम हो गया करके जाने नहीं दिए। कोई बात सुनने को तैयार नहीं हुआ था। मैं ड्रेस भी ठीक ठाक पहनी हूँ और मेरा मतलब आईडी कार्ड भी सामने लाई हूँ, प्रवेश पत्र भी लाई हूँ, फिर भी जाने नहीं दे रहे। पेपर देने आए हैं सर, यहाँ 10:30 बजे से उपस्थित हो गए हैं और मेरे साथ ये बहुत सारे लोग भी थे। यहाँ पे प्रिंसिपल 10:30 बजे से गेट बंद कर दिया और किसी को जाने नहीं दे रहे। वो तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे सर। प्रिंसिपल आए थे लेकिन सुनने के लिए तैयार ही नहीं हुए, किसी की बात नहीं सुने। हम चाह रहे हैं सर, हम उतने दूर से आए हैं पेपर दिलाने, पेपर रद्द होना चाहिए।
ताकि हमको मौका मिला जा सके। उसने नहीं दिया, मैं घुसी थी, उसके बाद मुझे बाहर निकाला गया और एक लड़की के लिए आईडी एंट्री के लिए 15 मिनट जब रुका गया तो मेरे कपड़े के लिए 10 मिनट क्यों नहीं रुका गया? डार्क कपड़ा पहने हैं, मैं मेरा घर शांति नगर में है, वहाँ से मैं कपड़ा मंगा रही थी। उसके बाद इन लोग घुसने नहीं दी, घुसे हैं, उसके बाद निकलो करके ऐसा धक्का करके निकाल रहे हैं। ऐसा कौन करता है सर? एक तो हमको पेपर दिलाने दिया जाए, एक तो पेपर रद्द हो और दूसरे दिन रहे पेपर। कॉलेज प्रबंधक या फिर कॉलेज के जितने भी इन लोग इंचार्ज हुए हैं उन लोग कोई बात ही नहीं सुनना चाह रहे हैं, बस निकाल दिए, उसके बाद कोई बात ही नहीं सुन रहा है। 10-25 में हम आके यहाँ खड़े हो गए, उतने दूर से आए हैं खैरागढ़ से, उसके बाद हमको घुसने नहीं दिया जा रहा है। सर मैं क्या बोलते हैं जूता पहना हुआ था, क्या बोलते जूता अलाउ नहीं था, तो दोस्त के बाजू में ये हुआ दुकान है, वहाँ पे मैं बोला चप्पल ले दे करके, मैं तो नंगा पैर भी जाने के अलाउ करता, पहले नहीं जाने दिए करके, तो मैं चप्पल जब तक 10:33 हुआ था तो अंदर अलाउ नहीं करे। सिर्फ बात करने के लिए इनको आधा घंटा आ जाओ सिर्फ बात करने के लिए इनको आधा घंटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली के पोसा संस्थान से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शक्ति और अन्य कार्यक्रमों का शुभारंभ किया, जिसका लाइव प्रसारण इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र में किया गया। तो वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री तोखन साहू और तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह उपस्थित रहे, जहां इस दौरान केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं, जो उनके जीवन में खुशहाली लेकर आई हैं। साथ ही उन्होंने नई कृषि योजनाओं की जानकारी देते हुए किसानों से दलहन उत्पादन बढ़ाने, नई तकनीकों को अपनाने और वैज्ञानिक पद्धतियों से खेती करने की अपील की, ताकि वे अपनी आय में वृद्धि कर सकें। और आपको बता दें, इस अवसर पर जिले के सैकड़ों किसानों ने प्रधानमंत्री के उद्बोधन को वर्चुअली सुना। तो तस्वीरें दिखा रहे जहां केंद्रीय मंत्री तोखन साहू भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी यहां पर सभी लोग सुनते हुए नजर आए। आपको बता दें, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किया गया, जहां प्रधानमंत्री वर्चुअली इसका लाभ देते हुए लोगों को नजर आ रहे थे, जिसको वर्चुअली यहां पर तमाम मंत्री और नेतागण मौजूद रहे, जहां मोदी पीएम के कार्यक्रमों का यहां पर शुभारंभ किया गया है। और यहां केंद्रीय मंत्री तोखन साहू भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। लाइव वर्चुअली देखा जा रहा था और एक बड़ी पहल बताई जा रही है किसानों के लिए, जहां प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किया गया है और इसके साथ ही साथ उन तमाम लोगों को इसका लाभ मिला है, जो कि प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद करते हुए लोग नजर आए। तो ये सीधी तस्वीरें आपको बिलासपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी ने कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। उनको सुनने के लिए यहां पर तमाम लोगों की मौजूदगी रही। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री तोखन साहू भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए। किसानों के लिए ये बड़ी पहल बताई जा रही है, जहां धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किया गया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, जहां इसका लाभ देखिए यहां पर वितरण करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम लोगों को। और जिन लोगों को इसका लाभ मिला है वो प्रधानमंत्री की उनको धन्यवाद करते हुए नजर आए। तो इसीलिए तस्वीरें आपको बिलासपुर से दिखा रहे हैं, जहां भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री की भी इस कार्यक्रम में मौजूदगी रही। तमाम नेतागण यहां पर पहुंचे हुए थे और ये लाभ मिलता हुआ उन लोगों को नजर आया। तमाम लोगों ने इसका वर्चुअली लाइव प्रसारण देखा। बीजापुर जिले के कलेक्टर संबित मिश्रा ने बहरमगढ़ ब्लॉक के इंद्रावती नदी पार स्थित सुदुरगांव बेलनार में स्थापित सुरक्षा कैंप का निरीक्षण किया, जहां इस दौरान उन्होंने सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया और क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों पर चर्चा की।
साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों से भी मुलाकात कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। साथ ही क्षेत्र में विकास की गति तेज करने के लिए सुरक्षा कैंप के महत्व पर भी प्रकाश डाला। जहां निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता चौबे, सीईओ जनपद पंचायत, तहसीलदार और अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। बीजापुर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां कलेक्टर ने सुरक्षा कैंप का निरीक्षण किया है। सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात की है और मुलाकात कर जायजा लेते हुए, निरीक्षण करते हुए नजर आए। ये सीधी तस्वीरें आपको बीजापुर से दिखा रहे हैं, जहां सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात की गई है और उनसे बातचीत की गई है। क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों पर उनसे चर्चा की गई। पूछा गया कि क्या कुछ परेशानियां होती है ड्यूटी के दौरान और उनका समाधान करने का भी आश्वासन दिया गया है। तो कलेक्टर ने सुरक्षा कैंप का निरीक्षण किया है, खुद पहुंचे और तमाम सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात की और स्थितिक परिस्थितियों पर, भौगोलिक परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए कलेक्टर नजर आए। एक विशेष पहल भी बताई जा रही है, जहां बीजापुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कलेक्टर ने सुरक्षा बलों के जवान से बातचीत की, मुलाकात की और उनके होने वाली तमाम परेशानियों पर भी गहन चर्चा करते हुए कलेक्टर नजर आए। तो ये तस्वीरें आपको बीजापुर से सीधे दिखा रहे हैं, जहां पर कलेक्टर पहुंचे और सुरक्षा कैंप का उन्होंने निरीक्षण किया, जायजा लिया और तमाम सुरक्षा बल के जवानों से बातचीत करते हुए कलेक्टर नजर आए। तो ये सीधी तस्वीरें आपको बीजापुर से दिखा रहे हैं, जहां कलेक्टर सुरक्षा कैंप का जो आयोजन किया गया था, उस कैंप का निरीक्षण करते हुए नजर आए। क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों पर सुरक्षा बल के जवानों से चर्चा करते हुए कलेक्टर नजर आए। त्योहार को देखते हुए खाद्य विभाग के द्वारा सभी मिठाई की दुकानों में छापेमारी की जा रही है और मिठाई के साथ अन्य प्रकार के सामान, खोवा, पनीर, दूध ऐसे कई सामानों की जांच की जा रही है, क्योंकि त्योहार के समय ही मिलावट ज्यादा की जाती है। 2 दिन पहले जिला कलेक्टर ने बैठक की एवं सख्त निर्देश दिए कि मिष्ठान भंडार की जांच के जायजे को देखते हुए खाद्य विभाग शहर के लगभग 12 दर्जन मिठाई दुकान में पहुंची एवं उनके सैंपल की जांच की गई और उनको नोटिस दिया गया। इसी के तहत शुक्रवार रात को खाद्य की टीम ममता नगर, अनुपम नगर, बसंतपुर अन्य क्षेत्रों में लगे मिठाई दुकानों में पहुंचे एवं उनके मिठाई, पनीर, दूध अन्य सामानों की जांच की गई और उनके द्वारा कुछ जगह मिठाई, इन सामानों में मिलावट पाई गई, जिसे लेकर कार्रवाई की जा रही। वही अधिकारी का कहना है कि सभी त्योहार तक सभी मिठाई दुकान की जांच की जाएगी। कल शाम से हमारी मोबाइल फूड सेफ्टी की जो मोबाइल लैब है वो एक्टिव रही और आउटर जो है राजनांदगांव के क्षेत्र ममता नगर हो गया, उनसे जो कनेक्टेड एरिया है वहां पर उन्होंने ऑन द स्पॉट जो है खाद्य सामग्रियों की जांच की है और लगभग मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के द्वारा जो है बेसिकली एक अवेयरनेस का भी काम किया जा रहा था और खाद्य सामग्रियों की प्राइमरी स्तर की गुणवत्ता कैसी है इसकी भी जांच की जा रही थी। लगभग 12 से 15 जो है वहां पे हमने फर्म्स का जो है विजिट किया था मोबाइल लैब के द्वारा हमारी टीम ने, जिसमें लगभग 60 जो है नमूने जांच किए गए। 54 जो है इसके मानक पाए गए थे, 3 अमानक पाए गए, 2 मिथ्याचार थे, पैकेजिंग लैबलिंग का डिफेक्ट था और एक असुरक्षित था जिन्हें जागरूकता पर डिस्कार्ड किया गया और जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी में जो कलर्स उस पर डाले गए थे उसकी पुनरावृत्ति न हो ये समझाइश दी गई है। तो इस तरीके से ये कार्रवाई एमएफटीएल के द्वारा एक अवेयरनेस का काम विभाग की तरफ से किया गया है। साथ ही विधिक कार्रवाई करते हुए हलवाई लाइन से जो है तो वो मिठाई और खोआ के नमूने जो है अग्रिम कार्रवाई के लिए जांच के लिए जब्त किए गए। त्योहार के लिए जो है विभाग जो है अलर्ट मोड पे काम कर रहा है शासन से और हमारे उच्च स्तरीय कार्यालय से भी दिनांक और अलग अलग कमोडिटी वाइज जो है ये वो दिए गए हैं कि अलग अलग दिनों में किस तरीके की सामग्रियों जो है जांच के लिए ली जाएंगी। आटा, मैदा, बेसन, ड्राई फ्रूट से लेकर के दूध, दही, पनीर इत्यादि जितने भी हैं सबका एक कार्य योजना के अनुरूप जो है तैयारी की गई है।
राजनांदगांव के एक निजी शुक्ला अस्पताल में 2 दिन पहले हुई महिला की मौत के मामले में जहां एक और परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए, वहीं अस्पताल प्रबंधन ने सामने आकर अपना पक्ष साफ किया है। उनका कहना है कि इलाज के दौरान हर मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन किया गया। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि मरीज को भर्ती कराते समय सभी जरूरी चीजें की गई थी और सर्जरी के लिए विशेषज्ञों से टीम तैनात थी। सर्जरी के दौरान जटिलताएं अचानक बढ़ गई, जिससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने घटना के बाद अस्पताल का निरीक्षण किया और ऑपरेशन थिएटर को अस्थायी रूप से सील किया गया, लेकिन जांच पूरी होने तक किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि हम मरीज के परिजनों की भावनाएं समझते हैं, उनका दुख हमारा भी दुख है, लेकिन डॉक्टरों ने पूरी निष्ठा और मेडिकल गाइडलाइंस के तहत इलाज किया। यदि जांच में कोई भी कमी पाई जाती है तो हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे। शिकायत प्राप्त होने पे हमारी पूरी टीम जो है तत्पर रहती है। जहां भी शिकायत मिलती है हमारी टीम जाके जांच करती है। हम लोगों ने शिकायत मिलने पर तुरंत जांच समिति बनाई हुई है और कल जाकर जांच भी किए हैं। कुछ अनियमितता पाए जाने के कारण जो है अभी आगामी जांच पूर्ण होने तक जो है उसका ऑपरेशन थिएटर को अभी प्रिजर्व कर सुरक्षित रखते हुए सील किया गया। हमारे पास एक महिला द्रौपदी साहू जो अपने अनियमित माहवारी और पीरियड्स के दौरान अत्यधिक ब्लीडिंग की कंप्लेंट से आई थी। सोनोग्राफी की रिपोर्ट उसके पास पहले से थी, जिसमें कि उसको बच्चेदानी में गठान पाया गया था। तो हमने उसका ऑपरेशन प्लान किया और बच्चेदानी का ऑपरेशन होने के बाद वो सब कुछ सुनिश्चित करने के बाद कि मरीज की हालत स्थिर थी, हम लोगों ने उसको घर भेजा और 5 दिन के बाद में हम लोगों ने उसको डिस्चार्ज किया। पेशेंट एकदम अच्छी होकर यहाँ से गई थी। उस दौरान उसको 5 दिन के भीतर कोई भी समस्या नहीं थी। ये सुनिश्चित करने के बाद ही हमने उसे घर भेजा था और घर में रहने के बाद 5 दिन के बाद में वो टांका खुलवाने के लिए आई। तो जो टांके जहाँ पे लगे थे वहां से कुछ पानी का रिसाव था, तो हमने सोनोग्राफी के लिए भेजा। सोनोग्राफी में उसको कुछ भी फाइंडिंग नहीं मिली, लेकिन उसने पेट दर्द की शिकायत की और यूनिमार्क से कुछ नॉर्मल डिस्चार्ज उसको आ रहा था, जिसकी जांच करने के लिए हमने सीटी स्कैन का निर्णय लिया और सर्जन से भी उसकी जांच करवाई। और सीटी स्कैन में कुछ लीकेज की बात बताई गई, तो उसी लीकेज को देखने के लिए कि वो लीकेज कहाँ से आ रहा है, हमने सर्जन के निर्देशानुसार एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटोमी प्लान किया, ताकि हम ये देख सकें कि वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, वो लीकेज कहाँ से आ रहा है। तो अगर उनका आरोप ये है कि पहले ऑपरेशन में गड़बड़ी हुई है, तो हमारा बोलना ये है कि अगर पहले ऑपरेशन में गड़बड़ी होती तो मरीज 9 दिन तक अपने घर में अच्छे से नहीं रह पाती। उसको दूसरे या तीसरे दिन ही कोई पोस्ट ऑप प्रॉब्लम शुरू हो जाती, जो कि नहीं हुआ था हमारे यहाँ पे। वो अच्छे से अपने घर गई थी बिना किसी कंप्लेंट के। और दूसरा, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जिस डॉक्टर ने सर्जरी की है उसके पास सर्जरी की डिग्री नहीं है। तो हम इन आरोपों का भी खंडन करते हैं कि जो ऑपरेशन है वो विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया गया है और महिला के साथ जो भी चीजें हुई हैं हम उसके लिए संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन इसमें डॉक्टर की तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई है और कोई डॉक्टर ऐसा नहीं चाहता कि उसकी मरीज के साथ में ऐसी स्थिति हो। और हमने उसको बचाने का भी बहुत प्रयास किया। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम थी, हमने पूरी मेहनत करी उसको बचाने के लिए, तो हमारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई है। सेकेंड टाइम ऑपरेशन होने के बाद मरीज स्टेबल थी, लेकिन जो है धीरे धीरे बॉडी में इन्फेक्शन तो था ही उसके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।